नमस्कार सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो सब? अच्छे चल रही है तैयारी? देखो, आज अपन ने कुछ चेंज किया है रूटीन में। अभी जो अपनी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासों के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हालांकि कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं है जिस पे अपने को कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़े। परिवर्तन यही है कि थोड़ा सा फोकस जो किया जा रहा है अब किया जा रहा है उन विद्यार्थियों के लिए जो रिसेंटली रीट की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, रीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अब कुछ ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, हालांकि सभी बच्चों के लिए है वो, लेकिन रीट के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है और रीट के भी उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो कि मैथ से बिलोंग करते हैं। यानी बीएससी के अंदर जिनके मैथ्स रही है उनको समझाने के लिए मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ और वो है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। बहुत सारे बच्चों की ये मांग थी कि सर ये जो टॉपिक है एक बार इसको किया जाए, इसको पढ़ा जाए, क्योंकि गणित के जो विद्यार्थी हैं उनको इसके अंदर थोड़ी समस्या महसूस होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले मैं ये एक टॉपिक करवा रहा हूँ, सेल डिवीज़न। उसके बाद में जो अपन क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, बायोलॉजी के जो भी टॉपिक है उनकी सीरीज चलेगी। पर डे आपको तकरीबन 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बढ़ती चली जाएगी और साथ ही जो है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे आपका समय का सदुपयोग भी हो और दूसरी बात हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड भी बढ़ती चली जाए और अपन अपने टारगेट को अचीव कर सकें। देखो, सेल डिवीज़न क्या होता है, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो अपने लिए ज़रूरी है। यानी आप ये कह सकते हो कि रीट के हिसाब से 10वीं तक के हिसाब से जो है ये ज़रूरी है। मैं कोई ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं बताऊंगा, नहीं ज़्यादा लेवल पे ले जाऊंगा, मैं उतना ही लेके जा रहा हूँ जो हर बच्चे की समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। यहाँ सबसे ज़रूरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि इसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ कोई उतना ज़्यादा पाखंड नहीं है, टू द पॉइंट और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समझे कैसे, इसको पढ़े कैसे, ये अपने दिमाग में बैठ कैसे जाए। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है कोशिका विभाजन। पहली चीज, कोशिका विभाजन कहते किसे हैं, कोशिका विभाजन से मतलब क्या है। तो कोशिका विभाजन की परिभाषा ये है, कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं ये। तो कोशिका विभाजन से मतलब ये है एक जनक कोशिका का, जिसको आप जनक कोशिका भी कह सकते हो, मात्र कोशिका भी कह सकते हो, जनक कोशिका का पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होना कोशिका विभाजन कहलाता है। किसी भी कोशिका का विभाजित होकर के नई या संतति कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कई शब्द काम में ले जाते हैं कि जो मात्र कोशिका है वो कह दो, जनक कोशिका कह दो, वो कह दो। कोई भी जो कोशिका है यदि वो विभाजित होकर के और नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन किसे कहते हैं, इसका मतलब ये है किसी जनक कोशिका का विभाजित होकर संतति कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये एक पेरेंट सेल है, ये एक जनक कोशिका है। ये जनक कोशिका स्वयं को विभाजित कर लेती है। क्यों विभाजित कर लेती है, ऐसा क्या है वो भी अपन देखेंगे। ये कोशिका विभाजित करके और क्या दो ही कोशिकाएं बनती हैं, क्या दो से ज़्यादा बनती हैं, वो भी अपन देखेंगे। लेकिन एक पैतृक कोशिका, एक जनक कोशिका जो है वो अपने आप को विभाजित करके और पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में परिवर्तित कर लेती है, तो वही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है।
आगे बात समझ में, ठीक है। कोशिका विभाजन क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ सा छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, कोशिका विभाजन क्यों होता है, ये आप लोगों के समझने के लिए है। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन क्यों होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। कोशिका विभाजन क्यों होता है कोशिका विभाजन, एक कोशिका जो अपने आप को विभाजित क्यों करती है, क्या सभी कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती हैं या कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं करती, अगर वो नहीं करती तो क्यों नहीं करती हैं, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि एक सेल विभाजित क्यों होती है। इसका देखो जो कारण है वो ये है, एक कोशिका अपने जीवन काल के दौरान अपने आकार में वृद्धि करती है, अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। एक सेल अपनी लाइफ के दौरान अपनी साइज को इंक्रीज करती है, अपने आकार में बढ़ोतरी करती है, ठीक है। कोशिका के आकार में बढ़ोतरी होने पर उसकी जो परिधि है, कोशिका झिल्ली है, ये भी बढ़ती है। यानी कोशिका एक तो छोटी कोशिका होगी, ठीक है, जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएगी तो कोशिका झिल्ली जो सरफेस है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे बात समझ में, दोबारा बता रहा हूँ कि जब कोशिका छोटी होती है, समझो इधर पूरा का पूरा मैटर जो है वो समझने के लिए है भाई, यहाँ पर रटने के लिए कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को आपको समझाने का 100% प्रयास किया जा रहा है। ये एक कोशिका है, एक कोशिका ये है। आप दोनों के अंदर देखो, यहाँ पर आपको जो कोशिका दिख रही है छोटे आकार की दिख रही है, यहाँ जो कोशिका दिख रही है बड़े आकार की दिख रही है। यहाँ इसके चारों तरफ ये जो झिल्ली पाई जा रही है, कोशिका झिल्ली जो पाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, दोनों में आप तुलना करो, क्या ये जो कोशिका झिल्ली है उसका परिमाप और इसका परिमाप समान है? क्या यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली की सतह है वो और यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली की सतह है वो, क्या दोनों की लंबाई बराबर है? तो आपके पास आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जब कोशिका की सतह यानी कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली की सतह जो है वृद्धि होने पर बढ़ती जाती है, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। जब एक कोशिका के अंदर वृद्धि होगी तो इसकी कोशिका झिल्ली की सतह बढ़ती जाती है। कोशिका झिल्ली की सतह बढ़ने के कारण इसमें से जो पदार्थों का आदान प्रदान होना है, इसके अंदर से जो पदार्थों का आदान प्रदान होना है वह भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, जब कोशिका झिल्ली की सतह बढ़ेगी तो इसमें से जो पदार्थों का आदान प्रदान होना है वह भी क्या होता है, बढ़ना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो आगे, जब कोशिका के आकार में बढ़ोतरी होती है तो इसके भीतर जो द्रव्य पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, उसके आयतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके आयतन में भी क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। आगे बात समझ में, हाँ, कोशिका के आकार में बढ़ोतरी होने पर कोशिका द्रव्य में भी बढ़ोतरी होती है, उसके आयतन में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन ध्यान से सुन लेना भाई, कोशिका झिल्ली में जितनी वृद्धि हुई है उससे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है किसमें, कोशिका द्रव्य के आयतन में। और दोबारा बता रहा हूँ, जब एक कोशिका के आकार में बढ़ोतरी होती है तो कोशिका द्रव्य के आयतन में भी बढ़ोतरी होती है, कोशिका झिल्ली की सतह में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य के आयतन में बढ़ोतरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए पदार्थों का जो आदान प्रदान होना है वह कोशिका द्रव्य ज़्यादा करना चाहता है, वह कोशिका द्रव्य क्या करना चाहता है, ज़्यादा करना चाहता है। कोशिका द्रव्य ये ज़्यादा मात्रा के अंदर जो आदान प्रदान करना चाहता है, इसको कोशिका झिल्ली संपन्न करवा नहीं पाती और कोशिका जो है वो विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। बात समझ में आ रही मेरी चीज़? मैंने आपको जो बताया है, पहला रीजन एक कोशिका क्यों विभाजित होती है, उसका पहला कारण ये है कि जब कोशिका के आकार में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है तो उसके कोशिका द्रव्य के आयतन में भी बढ़ोतरी होती है, साथ ही कोशिका झिल्ली की जो सतह है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन कोशिका द्रव्य में जो बढ़ोतरी हुई है वह आयतन में ज़्यादा हुई है। ये ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा पदार्थों का आदान प्रदान करवाना चाहती है, लेकिन कोशिका झिल्ली यह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती, इसलिए एक कोशिका अपने आप को विभाजित करना चाहती है।
अब समझ में आ गया होगा। अगर टू द पॉइंट मैं 2 लाइन में बताऊं तो सीधा सा अर्थ यही है, कोशिका द्रव्य का आयतन व कोशिका झिल्ली की सतह दोनों का जो अनुपात है, अगर ये अनुपात बदलता है तो कोशिका विभाजित होना चाहती है। यानी कोशिका झिल्ली जो सतह है उसका और कोशिका द्रव्य का आयतन, अगर इन दोनों के आयतन में परिवर्तन आता है, सॉरी इन दोनों के अनुपात में अगर परिवर्तन आता है तो कोशिका क्या होना चाहती है, विभाजित होना चाहती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा कारण, कोशिका विभाजन के 2 कारण हैं। पहला कारण किसका अनुपात, कोशिका द्रव्य के आयतन व कोशिका झिल्ली की सतह का अनुपात कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, पहली चीज। दूसरा, इस कोशिका के भीतर पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है, हमें पता है कि प्रत्येक जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और ये जो गुणसूत्र हैं इनमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, पता आप लोगों ने तो बिल्कुल पढ़ ही रखा है कि किसी भी कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, उसका कंट्रोल रूम कौन है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, इस केंद्रक के द्वारा कैसे नियंत्रण किया जाता है ये भी आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के द्वारा ही पूरी कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो एकदम सीधा सा है, वो ये कि जैसे जैसे कोशिका का आकार बड़ा होगा, ये जो डीएनए है ये कोशिका के हर भाग तक नियंत्रण करने के लिए अपनी प्रोटीन नहीं पहुंचा पाता है, या आप ये कह सकते हो कि कोशिका का आकार बढ़ने के कारण जो है डीएनए का नियंत्रण क्या होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, या गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रण कमज़ोर होता जाता है, या केंद्रक द्वारा नियंत्रण कमज़ोर होता जाता है। इसलिए कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। ये 2 कारण हैं कि एक सेल विभाजित क्यों होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे, कोशिका विभाजन क्यों होता है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इस कोशिका विभाजन के लिए होने वाले जो परिवर्तन है, एक कोशिका जब विभाजित होती है तो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन करती है, ऐसा क्या क्या होता है कि एक कोशिका अपने आप को विभाजित कर लेती है। उन सभी परिवर्तनों को हम किस में अध्ययन करते हैं, कोशिका चक्र में अध्ययन करते हैं। यानी एक शब्द आता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका चक्र क्या है, कोशिका चक्र ऐसे परिवर्तन जो एक कोशिका में विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहा जाता है। भाई देखो, हमने अभी देखा कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बना रही है ना। ऐसा क्या हुआ कि ये पेरेंट सेल डिवाइड हो गई और 2 डॉटर सेल में बदल गई, इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन हम किस में करते हैं, सेल साइकिल में करते हैं, कोशिका चक्र में करते हैं। ठीक है, तो कोशिका चक्र किसे कहेंगे, ये कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी परिवर्तन कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी परिवर्तनों को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी जो परिवर्तन है, जिनके कारण कोशिका विभाजन होता है, उन सब को हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। एक कोशिका में होने वाले वे परिवर्तन जिसके कारण कोशिका विभाजन संपन्न होता है, उन सभी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। आप लोगों ने और पढ़ रखा होगा 2 कोशिका विभाजनों के ये कह सकते हो कि कोशिका विभाजन होने के लिए आवश्यक होने वाले सभी परिवर्तन जो है वो कोशिका चक्र है। अलग अलग कॉपी वाला, अलग अलग किताब वाला अलग अलग परिभाषा लिख सकता है, लेकिन मेन जो मोटो है, मेन जो चीज़ है वो इतनी है
एक सेल जब विभाजित होगी तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, एक कोशिका चक्र कहते हैं। इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कोशिका चक्र में होने वाले जो परिवर्तन है वो 2 है। एक कोशिका को विभाजित होने के लिए किन परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, ये 2 है। हम ये कह सकते हैं कि कोशिका चक्कर 2 पदों में पूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सीधा सीधा टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं है, सीधा अपन टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। कोशिका चक्र कितने पदों में पूरा होता है, 2 पदों में पूरा होता है। 2 पद कौन से हैं, एक भाई इंटरफेज और दूसरी कौन सी है, एम फेज। दूसरी क्या कहलाती है, एम फेज, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, विभाजन की परावस्था। विभाजन की परावस्था, ठीक है। इंटरफेज जिसको आप हिंदी में अंतरावस्था कह सकते हो, और इसको एम फेज यानी माइटोटिक फेज कह सकते हो, ठीक है, या इसको अंतरावस्था। आगे बात समझ में क्लियर, यानी सेल साइकिल 2 पदों में पूरा होगा, ठीक। अब अपन देखते हैं इस इंटरफेज में क्या होता है, इस एम फेज के अंदर क्या होता है, ठीक है। देखो लिख लिया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सामान्य सी चीज़ें हैं, आसानी से बिल्कुल ध्यान रखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन लेंगे इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, इंटरफेज या अंतरावस्था, आप जिस भी गाइड से तैयार कर रहे होंगे, जो भी किताब पढ़ रहे होंगे, आप आरबीएससी से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आप साथ में वो किताब लेके बैठ सकते हो, पढ़ने के बाद में उस किताब को पढ़ सकते हो, पहले पढ़ सकते हो, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएं। इंटरफेज या अंतरावस्था क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई जो कोशिका है वो अपने आप को जब विभाजित करेगी, ठीक है, तो विभाजित करने के लिए उसको पहले कुछ काम करना पड़ता है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। ये जो तैयारी है इसके परिणाम स्वरूप ही वो विभाजित होती है। भाई सीधा सीधा सा बात इतनी है कि एक पेरेंट सेल जब 2 में बटेगी तो 2 में बटने से पहले उसको अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने हैं, ठीक है। ये जो अपने अंदर परिवर्तन कर रही है, इसी परिवर्तनों को हम किस में अध्ययन करते हैं, इंटरफेज में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटरफेज का मतलब ये है कि कोशिका के एम फेज में, आप देख लो ना, दूसरी जो प्रावस्था कोशिका चक्र की वो कौन सी है, एम फेज है ना, एम फेज। कोशिका के एम फेज में प्रवेश करने से पहले स्वयं में जो परिवर्तन किए जाते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन किस में होता है, एम फेज में, या वो परिवर्तन किस प्रावस्था में पूर्ण होते हैं, एम फेज में होते हैं, ठीक है। या आप सीधा ये कह सकते हो कि जो एम फेज है उसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक परिवर्तन इस अंतरावस्था के अंदर पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये लिखेंगे, इंटरफेज के अंदर क्या होता है, इंटरफेज के अंदर कोशिका चक्र की एम प्रावस्था को पूर्ण करने के लिए आवश्यक परिवर्तन इस प्रावस्था में होते हैं, ठीक है। वो बात आप और पढ़ते हो कि 2 एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को इंटरफेज कहते हैं, वो किताबों के अंदर लिखा हुआ है ना। समझ में आना चाहिए भाई, यहाँ जो काम चल रहा है वो आपको समझाने के लिए चल रहा है, थ्योरी रटवाने के लिए नहीं चल रहा। तो मैं आपको यहाँ जो लिखवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ कि उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यानी एम फेज अपने को पता है अगली प्रावस्था है, इस अगली प्रावस्था में जाने से पहले, इस अगली प्रावस्था को पूरा करने के लिए हम जो जो परिवर्तन सेल को करने हैं वो सारे परिवर्तन किस में होंगे, इस इंटरफेज में होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में देखो, पहले इस इंटरफेज को कोशिका विभाजन की रेस्टिंग फेज कहा जाता था। पहले इस इंटरफेज को कोशिका विभाजन की विश्राम प्रावस्था कहा जाता था, विश्राम प्रावस्था कहा जाता था।
ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? वो ये मानते थे कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो एम फेज में ही होते हैं, एम फेज के अंदर ही कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। इस रेस्टिंग फेज के अंदर कुछ नहीं होता, इसमें तो सेल केवल आराम करती है। इस फेज में आने के बाद में, यानी विभाजन जो हुआ है उसके बाद में कुछ समय वो आराम करती है और फिर विभाजन के लिए तैयार होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में है जो वो यह है कि कोशिका अपने आप को विभाजित करने से पहले स्वयं में बहुत सारे परिवर्तन करती है, ठीक है। और वही परिवर्तन किस में पूर्ण होते हैं? इस इंटरफेज में पूर्ण होते हैं। इसलिए पहले इस इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको रेस्टिंग फेज नहीं कहा जाता, इसको एक्टिव फेज में गिना जाता है। यानी ये कोशिका विभाजन की सक्रिय प्रावस्था है, ठीक है। अगली चीज, कोशिका विभाजन के अंदर जो सबसे अधिक समय लगता है वो इसी इंटरफेज में लगता है। कोशिका विभाजन एक कोशिका चक्कर की दो प्रावस्थाएं हैं, एक इंटरफेज और दूसरी एम फेज। तो जो सबसे लंबी प्रावस्था, इन दोनों में से लंबी कौन सी है? इंटरफेज और एम फेज में से लंबी कौन सी है? तो वो कौन सी है? इंटरफेज, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कोशिका चक्कर की यह सबसे लंबी प्रावस्था है। भाई दो ही तो है, एम फेज और इंटरफेज, तो एम फेज से ये लंबी है। अगर मानव के व्यू में बताया जाए, मानव की एक कोशिका में सामान्यतया मानव की कोशिका में 24 घंटे में विभाजन पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसमें से 23 घंटे इंटरफेज अवस्था में लगते हैं। किस में लगते हैं? इंटरफेज में लगते हैं। आगे बात समझ में, यानी अगर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एक सेल सामान्यतया लगभग 24 घंटे के अंदर विभाजित होकर के नई सेल्स बना लेती हैं, पुत्री कोशिकाएं बना लेती हैं, तो उनमें से जो समय लगता है 23 घंटे का समय जो है वो केवल इस इंटरफेज में लगता है। एम फेज में तो केवल एक घंटा ही लगता है। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे, ये जो इंटरफेज है ये इन प्रावस्थाओं में, इन 3 प्रावस्थाओं के अंदर पूर्ण होती है। किसी भी कोशिका की इंटरफेज जो है वो 3 प्रावस्थाओं में पूरी होती है। वो 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखो इधर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल सीधे सिंपल से सिंपल तरीके से बताया जाए। इंटरफेज जो है 3 उप अवस्थाओं में या प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। 3 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जीवन फेज, नंबर 2 एस फेज, नंबर 3 G2 फेज। ये जो 3 प्रावस्थाएं हैं, इन प्रावस्थाओं के अंदर पूर्ण होती है कौन? इंटरफेज। आगे आपको बात समझ क्लियर? देखो जीवन फेज क्या है? जीवन फेज किसे कहेंगे? इस जीवन को हम ग्रोथ फेज फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप ग्रोथ फेज फर्स्ट भी लिखोगे, प्रथम भी लिखोगे, रोमन लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है बताऊंगा अभी, पहले आप नाम देख लो इनके। इसको एस फेज को हम संश्लेषी प्रावस्था भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसको हम संश्लेषी प्रावस्था, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। एस जो लिया गया है इस सिंथेटिक से लिया गया है। वर्दी प्रावस्था प्रथम, इसको संश्लेषित प्रावस्था भी कहते हैं। और इसको जो है वो ग्रोथ फेज सेकंड कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा आरेख से ये चीज़ बता देता हूँ। देखो अगर ये देखें कि एक सेल जो है, एक सेल को विभाजित होने में कुल समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 24 घंटे का लग रहा है, ठीक है। इस 24 घंटे में से
1 घंटा तो किस में लग रहा है उसको, एम फेज में लग रहा है। ये जो 1 घंटे का समय जो है वो उसको किस में लग रहा है, एम फेज में लग रहा है, विभाजन प्रावस्था में। बाकी का ये जो समय है 23 घंटे का, वो किस में लग रहा है उसको, इंटरफेज में लग रहा है। ठीक है, ये इतना समय जो है वो किस में लग रहा है उसको, इंटरफेज में लग रहा है। क्लियर। इस इंटरफेज में सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है, ये जीवन है। अगर मैं इससे बनाऊं तो ये बना सकते हैं। कितना समय लगता है, हम ये कह सकते हैं अगर मानव की दृष्टि से देखा जाए 23 घंटे में से लगभग 11 घंटे का समय जो है वो किस में लगता है, इस जीवन में लगता है। यानी अगर इंटरफेज की सबसे बड़ी प्रावस्था पूछी जाए तो वो कौन सी है, जीवन फेज है। अब इसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ जो समय लग रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या दर्शाया, बड़ा दर्शाया है। लगभग 11 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद में तो दूसरी फेज है जिसको हम क्या कहते हैं, एस फेज। जिसको हम क्या कहते हैं, एस फेज। ये जीवन फेज, ये एस फेज। इस एस फेज, जो एस फेज है, इसमें लगने वाला जो समय है वो कितना है, वो लगभग 8 घंटे है। कितना है, लगभग 8 घंटे है। ठीक है, इसमें लगने वाला समय कितना, लगभग 8 घंटे। और जो G2 फेज है, G2 फेज, इसमें लगने वाला समय जो है वो सबसे कम है। वो कितना है, लगभग 4 घंटे। ठीक है, आगे बात समझ में कि इन प्रावस्थाओं में सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी होती है, ये जीवन फेज होती है। उसके बाद में कौन सी होती है, एस फेज होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, G2 होती है। सबसे मुख्य प्रावस्था कौन सी है वो भी अभी देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सेल साइकिल का चित्र कहलाता है। इसमें ये जब अपन बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि जो प्रावस्थाओं को दर्शा रहे हैं तो उसके सापेक्ष में समय को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो मैं इनके बारे में आपको सीधा सीधा अपन लोग देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ। देखो इस जीवन में आ जाओ भाई, अपन टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर का भटकाव नहीं है। सीधी सी बात, जीवन में क्या होता है, इस जीवन में क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। इस एस को याद करो आप, एस फेज को। एस फेज में क्या होता है, एस फेज के अंदर डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। गुणसूत्रों के अंदर डीएनए पाया जाता है, अपने को पता है। जितना डीएनए पाया जा रहा है उसकी मात्रा दुगनी होने का काम किस में है, इस एस फेज में है। ये एस मैंने आपको क्यों बताया वो भी मैं पता चल जाएगा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाएगी। आप सोच लो अगर अपने पास 2 ग्राम डीएनए है तो इस एस फेज के अंदर कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। हर वो जीन जो कि हमारे गुणसूत्रों में उपस्थित है उसके न्यूक्लियोटाइड का क्रम, जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि इस इंटरफेज के अंदर जो एस प्रावस्था है, इस एस प्रावस्था के अंदर डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, डीएनए के द्वारा नया डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए से नए डीएनए अणु का निर्माण क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है या प्रतिकृतिकरण कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहलाता है। ये शब्द मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना उसमें ये भी आता है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कौन सी प्रावस्था में पूर्ण होती है। तो रेप्लिकेशन की प्रावस्था इस एस फेज में पूरी होती है। ठीक है, एस फेज का मतलब ही क्या है, एस फेज का मतलब क्या है ये आपको पता चल गया होगा। ये शब्द भी दिया जा सकता है, ये शब्द भी दिया जा सकता है। भाई मैंने जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर देखा है, इस सेल डिवीजन में से जो क्वेश्चन आता है, इंटरफेज में से जो आता है, ये ज़्यादा प्रभावी रहता है। किस प्रावस्था के अंदर डीएनए का द्विगुणन होता है, जनरल साइंस में भी आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। डीएनए की जितनी मात्रा वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा होती है, रेप्लिकेशन द्वारा होती है। 2 शब्द और याद कर लो यहीं पर,
ये भी दे दे वहाँ पर भटकाव के लिए, तो वो उनमें भटकना नहीं है। एक शब्द होता है अनुलेखन और एक शब्द होता है अनुवादन। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। सीधा सीधा अनुलेखन का मतलब है डीएनए से आरएनए का निर्माण, एमआरएनए लिख लो, आरएनए लिख लो, डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। और जो आरएनए है उससे प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहता है, अनुवादन कहलाता है। ये दो शब्द आप और सीख लो, आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने पहले ये क्यों बताया, वो मैंने इसलिए बताया, इस डीएनए का निर्माण करने के लिए हमें जो एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, वो सारे पदार्थ इस जीवन फेज में बनते हैं। किस में बनते हैं, इस जीवन फेज में बनते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी जीवन फेज में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जीवन फेज में वे सभी परिवर्तन होते हैं जो कि डीएनए के द्विगुणन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होते हैं, या कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा को दुगुना करने के लिए आवश्यक होते हैं। वे सभी परिवर्तन किस में होते हैं, जीवन में होते हैं। भाई हम रीड के लिए जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, आपको इसमें ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करनी है। परिवर्तनों के कौन कौन से व्यक्तिगत, उनको गिनने की जरूरत नहीं है। जरूरी इतनी है, जीवन फेज में वे परिवर्तन होते हैं, वे एंजाइम्स का निर्माण होता है, उन प्रोटीन्स का निर्माण होता है जो डीएनए का द्विगुणन करवाते हैं। आगे बात समझ में आ गई चीज़। देखो इसीलिए इस प्रावस्था को एक और नाम दिया जाता है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इस जीवन को प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। सिंथेटिक संश्लेषी प्रावस्था को कहते हैं, उससे पहले की अवस्था है, इसलिए पूर्व संश्लेषी प्रावस्था भी इसको कहते हैं। समझ में आ गई चीज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पकड़ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला G2 फेज। G2 फेज क्या है, तो G2 फेज का मतलब ये है, ये डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में, यानी जो डीएनए द्विगुणन हुआ है उसके बाद में, ठीक है, इस डीएनए से आगे जो आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनानी है, या वे सारे परिवर्तन जो कि गुणसूत्रों को विभाजित करने के लिए आवश्यक होते हैं। भाई दो चीज़ें पकड़नी है, यहाँ पर तो हो रहा है डीएनए का निर्माण, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो तो होते हैं इस डीएनए का विभाजन करने के लिए। अब आगे जो परिवर्तन होंगे, G2 के बाद में एम फेज आएगी ना, गुणसूत्रों को विभाजित होना है ना, ठीक है, तो उन गुणसूत्रों को विभाजित करने के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए, जो जो एंजाइम चाहिए, या जो जो प्रक्रियाएं, जो जो गुण परिवर्तन करने हैं, वो किस में होंगे, G2 में होंगे। तो हम ये कहेंगे G2 के अंदर वे परिवर्तन होते हैं जो कि डीएनए को अपना प्रभाव दर्शाने के लिए, साथ ही गुणसूत्रों को विभाजित होने के लिए आवश्यक होते हैं। वे परिवर्तन किस में होते हैं, G2 फेज में होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये जो गुणसूत्रों के अंदर डीएनए की मात्रा दुगनी हुई है ना, अब उनको अलग अलग करना है, उसके लिए जो परिवर्तन होंगे वो किस में होंगे, G2 में होंगे। इसको क्या नाम दे दिया जाता है, इसको ये भी नाम दिया जाता है पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, या आप कह सकते हो पश्चात संश्लेषी प्रावस्था भी इसको कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर। तो ये जीवन एस और G2 समझ में आ गया होगा। इंटरफेज की 3 प्रावस्थाएं, इनका समय, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको अगला इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। अगर मैं ज़्यादा इसमें बताऊं G2 फेज के अंदर, तो देखो भाई इसमें ये होता है, कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप जो नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनके अंदर सारे कोशिकांग होते हैं, सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी काय वगैरह सब होते हैं ना, होते ही नहीं होते। तो इसके अंदर वे परिवर्तन भी होते हैं जो ये जो कोशिकांग है इनकी मात्रा को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, और फिर विभाजन के बाद में बनने वाली पुत्री कोशिका के अंदर बराबर बराबर मात्रा में कोशिकांग पहुंच जाते हैं। यानी जो पैतृक कोशिका के अंदर जो सारा मटेरियल है
ठीक है, वो मटेरियल समान मात्रा में दोनों कोशिकाओं में बट जाए, इसके लिए जो परिवर्तन होने हैं वो भी किस में होते हैं, G2 में होते हैं। यानी कोशिकांगों की मात्रा में बढ़ोतरी भी है, वो भी किस में होता है, G2 में ही होता है। समझ में आ गई चीज़? उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रावस्थाएं आपको पकड़ में आ गई होंगी। क्लियर? अब आ जाओ आगे। एक और जो नाम दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, वो बता रहा हूँ, G0 फेज। G0 फेज या क्विसेंट स्टेज क्या होती है, जिसको निष्क्रिय सुषुप्त अवस्था कहते हैं, हिंदी में सुषुप्त अवस्था। G0 फेज क्या है, ध्यान रखना, G0 प्रावस्था क्या है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा M फेज के बाद में। क्यों? क्योंकि ये वहाँ वो पढ़ने के बाद में अपने को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो G0 याद रखना, G0 प्रावस्था किसे कहते हैं आपको पता होगा, बताऊंगा अभी। क्लियर? अभी देखो अपन अगला देखेंगे, इंटरफेज के बाद में अगली प्रावस्था कौन सी है। अगली प्रावस्था है M फेज। M फेज सेकंड जो है वो क्या है, M फेज। इसको विभाजन प्रावस्था कहते हैं। M फेज का मतलब ही विभाजन प्रावस्था होता है, विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था है ये, ठीक है। इस प्रावस्था में गुणसूत्र विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर पुत्री केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। यानी इस फेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है केंद्रक के अंदर, वो विभाजित होकर के, और क्या करते हैं, वो विभाजित होकर के जो कोशिका है उसके विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर पहुंच करके वहां केंद्रकों का निर्माण कर लेंगे, जिससे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रावस्था है इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, देख ही रहे हैं। ये प्रावस्था कितनी, 4 उप अवस्थाओं में पूर्ण होती है, 4 उप अवस्थाओं में पूर्ण होती है। 4 उप अवस्थाओं में पूर्ण होती है। 4 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वो क्या कहलाती है, प्रोफेज। नंबर 2 वो क्या कहलाती है, मेटाफेज। नंबर 3 क्या कहलाती है, एनाफेज। और नंबर 4 क्या कहलाती है, टीलोफेज। यानी M फेज जो है कितनी प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, ये 4 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन प्रावस्थाओं में क्या क्या होता है, चाहे वह विभाजन समसूत्री हो, चाहे वो अर्धसूत्री हो। मैं साथ साथ में यहाँ बता देता हूँ, हालांकि अपन अलग से पढ़ेंगे वो, लेकिन अपने को प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ना है, अपने को कोई बोर्ड एग्जाम तो देनी नहीं है अभी। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, वो अपने को एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यह है M फेज की सबसे बड़ी प्रावस्था, सबसे बड़ी प्रावस्था है। जो क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ से, मैं उसको मार्क पहले कर रहा हूँ। यह है M फेज की सबसे छोटी प्रावस्था, छोटी प्रावस्था, ठीक है। यह है गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रावस्था। क्रोमोसोम की स्टडी कौन सी प्रावस्था में की जाए, बढ़िया दिखाई देंगे, अच्छे प्राप्त होंगे, मेटाफेज, ठीक है।
आगे बात समझ में क्लियर। एक क्वेश्चन और, अगर हमको कोशिका के बारे में अध्ययन करना है, कोशिका के बारे में अध्ययन करना है तो हमें कौन सी प्रावस्था के अंदर अध्ययन करना चाहिए? इंटरफेज प्रावस्था में। कोशिका का अध्ययन इंटरफेज में किया जाता है। ठीक है, बाकी में क्यों नहीं किया जाता आपको खुद को समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है पता चली। अब मैं इनके बारे में थोड़ा आपको और अपने को जो आवश्यक है वो बातें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले प्रोफेज के बारे में, ये हो गया होगा आपका। ठीक है, एम फेज की पहली प्रावस्था लेके चलता हूँ, प्रोफेज। देखो प्रोफेज के अंदर क्या है। देखो भाई, इस प्रोफेज में ये होता है, ये सेल है, कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये इसमें केंद्रिका दिख रही है। ठीक है, प्रोफेज के अंदर जो होता है वो ये, पहली चीज़ जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होना शुरू हो जाती है। प्रोफेज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनमें सबसे पहला परिवर्तन कौन सा है? वो ये है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज खत्म होने तक ये जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रोफेज के प्रारंभ में अपने को ये दिखती है, लेकिन प्रोफेज खत्म होने तक ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़, ये जो केंद्रिका दिख रही है अंदर, है ना, ये केंद्रिका भी क्या हो जाती है? केंद्रिका भी इसके अंत तक विलुप्त हो जाती है। चाहे ये प्रोफेज किसकी हो, समसूत्री विभाजन की हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन की हो, ये तो उसमें होंगे। ठीक है, अगली चीज़, ये जो केंद्रक है इसके अग्रभाग पर यहाँ क्या होता है? यहाँ पर होता है तारककाय। क्या होता है? तारककाय होता है। ठीक है, ये प्रोफेज जो है इसके प्रारंभ होने पर, प्रोफेज के प्रारंभ होने पर जो है वो तारककाय विभाजित होकर के और दो तारक केंद्रों में बदल जाता है। यानी इस प्रावस्था में तारककाय विभाजित होकर दो तारक केंद्रों में बदल जाता है, जो कि विपरीत ध्रुवों की ओर गमन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन प्रारंभ कर देती है। आगे बात समझ में क्लियर। उसके बाद में और महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? देखो, इस केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, अपने को पता है गुणसूत्र कोशिका के अंदर कैसे दिखाई देते हैं। ये कहा जाता है गुणसूत्र जो है इस प्रकार से जाल के रूप में दिखाई देते हैं। आप कोशिका के अंदर जब हम पढ़ते हैं इंटरफेज में कोशिका, तो उसके अंदर गुणसूत्रों को ऐसे लिखा जाता है, क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल यानी गुणसूत्र किसके रूप में दिखाई देते हैं? जाल के रूप में, एक धागे की जो गुथी हुई संरचना उसके रूप में दिखाई देते हैं। इनका वास्तविक रूप जो है, एक गुणसूत्र कैसा होता है आप देखते हो, एक गुणसूत्र ऐसा होता है। एक गुणसूत्र के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, ऐसा होता है गुणसूत्र। ऐसे एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? दो क्रोमेटिड, एक ये इधर वाला तो एक ये इधर वाला। ठीक है, ऐसा कब है? ऐसा है इंटरफेज में। इंटरफेज में गुणसूत्र इस जाल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज में जब ये पहुंच जाएगा तो प्रोफेज के अंदर ये जो जाल है वो किस रूप में परिवर्तित होने लग जाता है? ये जाल जो है वो क्रोमेटिड के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है। आगे बात समझ में, यानी सीधा सा अर्थ यहाँ पर अपन ये लिखेंगे, गुणसूत्र
संघनित होकर क्रोमेटिड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्रोमेटिड में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है चीज़? बाकी और क्या परिवर्तन होता है इसके अंदर? देखो, सबसे मुख्य जो परिवर्तन थे यही परिवर्तन है। इन्हीं में से परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है। तो प्रोफेज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है भाई? प्रोफेज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, केंद्रक झिल्ली जो विलुप्त हो रही है, केंद्रिका विलुप्त हो रही है। ठीक है, तारक काय जो है वो विभाजित होकर के दो तारक केंद्रों में बदल जाता है, जो कि विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। इनसे तरकु रेशे जो है वो बनना प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको केवल रीड तक का ही बता रहा हूँ, कोई हायर लेवल तक नहीं ले जा रहा हूँ। जो अपने काम का है, इतने में से ही क्वेश्चन आए हैं आज तक, और इतने में से आएंगे, कोई बड़ा ऊंचे लेवल का नहीं पूछेगा। जो 10th तक अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, 12th तक है, वो वही कवर हो रहा है। देखो, तारक केंद्र जो है विभाजित होकर, तारक काय विभाजित होकर के दो तारक केंद्रों में बदल जाएगा। इनसे क्या निकलते हैं? तरकु रेशे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तरकु रेशे निकलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो, यही तरकु रेशे आगे क्या करेंगे, आगे पता चल जाएगा अपने को। इतनी बात समझ में आ गई। और जो इसमें गुणसूत्र हैं, जो कि अंतरावस्था के अंदर किसमें? जाल के रूप में, क्रोमेटिन जाल के रूप में। यही क्रोमेटिन प्रोटीन जो है यहाँ किसके रूप में? गाढ़ी होकर के, और ये गुणसूत्रों का क्या बनाने लग जाती है? आप ये कह सकते हो, गुणसूत्र को क्रोमेटिड रूप के अंदर लाने लग जाती है। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, देखो अगली प्रावस्था। मैं यहाँ इन प्रावस्थाओं की मुख्य विशेषता बता रहा हूँ। इनके और दूसरे जो नाम है वो आपको माइटोसिस के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर माइटोसिस करवाना तो है, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। वहाँ पर ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जिससे वो आगे वाला जो जल्दी हो जाएगा। दूसरा जो मेटाफेज, ये प्रोफेज में था। अगला जो मेटाफेज में। मेटाफेज, मेटाफेज के अंदर क्या होगा? मेटाफेज में ये होगा, ये जो गुणसूत्र क्रोमेटिड के रूप में बना है, ये गुणसूत्र अब क्रोमेटिड के रूप में बनने के बाद में कोशिका के मध्य में जो मेटाफेज प्लेट होती है, उस मेटाफेज प्लेट पर आकर के क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी गुणसूत्रों का संघनन होने के बाद में गुणसूत्र जो है वो धीरे धीरे आकर के और मध्य परत पर जो है व्यवस्थित हो जाते हैं। तो मेटाफेज का मतलब क्या है? मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र अपने को कहाँ दिखाई देंगे? मध्य प्लेट पर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? मेटाफेज की मुख्य विशेषता क्या है? गुणसूत्रों का मध्य प्लेट पर पाया जाना कौन सी प्रावस्था को प्रदर्शित करता है? मेटाफेज को। ठीक है, इनका जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर से तारक केंद्रों से आने वाले जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं, जो तरकु रेशे हैं, वो क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर? बाकी और जो है वो अपन किस में डिस्कस करने वाले हैं? माइटोसिस में। यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेन की प्रोफेज में क्या होता है, चाहे वो प्रोफेज किसकी हो, माइटोसिस की हो, चाहे वो मियोसिस की हो, यानी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, किसी की भी प्रोफेज हो, किसी की भी मेटाफेज हो, उसमें ये तो होगा ही होगा। वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा स्पेसिफिक, वो उसमें बताया जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा स्पेसिफिक, वो उसमें बताया जाएगा। लेकिन मुख्य क्या है, जो होगा ही होगा माइटोसिस में, यानी ये जो फेजेज है उनके अंदर, वो आपको बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज की सबसे मुख्य बात यही है, गुणसूत्र जो है वो कहाँ होते हैं? मध्य प्लेट पर होते हैं। ये मेटाफेज का मुख्य कैरेक्टर है। उसके बाद में तीसरी आ जाओ, वो क्या है? एनाफेज। एनाफेज मैं आप लोगों को ये इंग्लिश में क्यों बता रहा हूँ भाई? हिंदी के अंदर जो नाम लिखे ना, वो नाम से आप परीक्षा में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए नाम जो है वो इंग्लिश में पकड़े रखना। कोशिका विभाजन के, कोशिका चक्र की अवस्थाओं के नाम जो उनको इंग्लिश में पकड़ना, जिससे कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। वहाँ जो नाम दिए हुए ना, उनमें हिंदी वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ये नाम जो आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। देखो एनाफेज के अंदर क्या है भाई? एनाफेज में ये जो गुणसूत्र है ये विभाजित होकर के और ध्रुवों की तरफ गमन प्रारंभ कर देता है। यहाँ देखना, ये गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड हैं, दोनों अलग होकर के और किसकी तरफ जाना शुरू कर देता है? किनारों की तरफ। ये ध्रुव है, इसकी तरफ गमन शुरू कर देगा। क्लियर? तो गुणसूत्रों का जो विभाजन है
ठीक है, मेटाफेज लास्ट में हो जाता है। और एनाफेज के अंदर गुणसूत्र कहाँ जाते हैं? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की जो आकृति है, बताया था अभी मैंने आपको, अगर सबसे छोटी प्रावस्था की बात की जाए तो एनाफेज है, और गुणसूत्रों की आकृति जो दिखाई देती है ना, चाहे वो वी शेप का दिखाई दे, चाहे वो एल शेप का दिखाई दे, चाहे वो आई की आकृति का दिखाई दे, ये गुणसूत्रों की जो आकृतियाँ हैं वो इसी एनाफेज के अंदर दिखाई देती हैं। विभिन्न आकृति के गुणसूत्र किस प्रावस्था में दिखाई देते हैं? इसी एनाफेज के अंदर दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये जो तरकु रेशे जो हैं जब संकुचित होते हैं और ये विपरीत ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये क्रोमेटिड जो हैं वो तो कहाँ होते हैं? इधर मध्य भाग की तरफ, और इनका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ है? इधर ध्रुवों की तरफ है, जिसके कारण अगर किसी में एक भुजा बड़ी है एक में छोटी है तो आकार ले लेता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ जो एनाफेज का मतलब है वो ये है कि गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर विभाजित होकर के और गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की तरफ गमन कर देते हैं। किस प्रावस्था के अंदर? तो भाई वो है एनाफेज। समझ गए चीज़? ठीक है, अब आखिरी प्रावस्था डी, नाम है टीलोफेज। टीलो शब्द हमेशा किसके लिए आता है? किनारे के लिए आता है। टीलो वर्ड किसके लिए आता है? किनारे के लिए आता है। तो जब गुणसूत्र जो है कहाँ पहुँच जाए? किनारों पर पहुँच जाए। अगर गुणसूत्र यहाँ आ जाएं, किनारों पर पहुँच जाएं, तो वह क्या होगी? वह टीलोफेज होगी। ठीक है, वह प्रावस्था कौन सी होगी? टीलोफेज होगी। क्लियर? इस टीलोफेज के अंदर क्या क्या होता है? देखो, जब ये यहाँ किनारों पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर पुत्री जो केंद्रक है उनका निर्माण होगा ना, तो यहाँ पर अब जो परिवर्तन होंगे वो प्रोफेज के अपोजिट होंगे। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली क्या हो रही थी? विलुप्त हो रही थी, यहाँ पर दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। यानी टीलोफेज के अंत में दोबारा से केंद्रक झिल्ली जो है बनना शुरू हो जाती है, और ये प्रावस्था अंत होने तक वापस केंद्रक झिल्ली बन जाती है। केंद्रिका जो है पुनः प्रदर्शित हो जाती है, केंद्रिका फिर से आने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन किस में होते हैं? टीलोफेज में होते हैं। ये किसकी विपरीत प्रावस्था है? प्रोफेज के विपरीत प्रावस्था होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो गुणसूत्र हैं टीलोफेज के लास्ट तक कहाँ पहुँच जाते हैं? विपरीत ध्रुव पर पहुँच जाते हैं। जो द्विगुण की प्रक्रिया हुई थी, जो डीएनए की मात्रा डबल हुई थी ना, डीएनए की मात्रा डबल, वो डीएनए की मात्रा इस प्रोफेज के अंदर विभाजित होकर के आधी एक तरफ आ जाती है, आधी एक तरफ आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो गुणसूत्र हैं ये विभाजित होकर के विपरीत ध्रुव पर पहुंच करके और नए केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। अब क्या होता है? आगे जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखो, एम फेज के अंदर बड़े तौर पर अगर कहा जाए तो दो परिवर्तन होते हैं। पहला होता है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, और दूसरा जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। यानी एम फेज दो उपावस्थाओं में मुख्य रूप से केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है, ये केंद्रक विभाजन कहलाता है। आगे बात समझ में? क्लियर? तो ये जो प्रावस्थाएं देखी हैं चार, ये किसकी प्रावस्थाएं हैं? ये कैरियोकाइनेसिस की है, केंद्रक विभाजन की है। समझ गए? अब जब ये दो केंद्रक बन गए तो अब क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन दो प्रकार से होता है, जंतु कोशिका के अंदर और पादप कोशिका में अलग अलग प्रकार से होता है। जंतु कोशिका में होता है कोशिका खांच विधि द्वारा, सेल फ्यूरो मेथड के द्वारा, और पादप कोशिका में, ये तो हो गया जंतु में, और पादप कोशिका में कोशिका प्लेट विधि द्वारा या मध्य प्लेट विधि द्वारा, मध्य प्लेट विधि द्वारा, कोशिका प्लेट विधि द्वारा कह दो या मध्य प्लेट विधि द्वारा। ठीक है, ये किस में होता है? पादप कोशिका के अंदर, ये पादप कोशिका में। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के बाद में क्या बन जाती है? पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ये भाई सेल साइकिल के बारे में है। कोशिका विभाजन यानी कोशिका चक्र के बारे में क्या क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? उसका मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको समसूत्री और अर्धसूत्री बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो
रूपरेखा है वो समझ में आ गई होगी, सरल हो गया होगा आपके लिए, आप कोशिका विभाजन हार्ड नहीं रहा होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो अच्छी बात है। आपको कैसा समझ में आया या आप हमें बता सकते हो। आपके लिए माइटोसिस और मियोसिस यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, उनके भी वीडियो लेके आएंगे, उनको भी आपको समझाया जाएगा। उनमें चित्र ज़्यादा है, चित्रों से आपको एकदम स्पष्ट समझा दिया जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया है केवल जो मेन मोटा मोटी है, जो कि कॉमन है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, उसमें। ठीक है, कहाँ से प्रश्न आते हैं वो आपको बता दिए। क्लियर। अब जैसा कि आपको पता है हर वीडियो के बाद में आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाती है। पिछले वीडियो में मैंने नहीं सुनाई तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, सर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सब्जी बिना नमक की हो। ठीक है, तो अपन ऐसा क्यों करें कि बिना नमक की सब्जी का एहसास हो। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आया बहुत ही इंस्पायरेशन स्टोरी है और बहुत सारे बच्चों के लिए जो हताश हो जाते हैं, ठीक है, जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को डिप्रेशन से बचने के लिए मैं आपको यही कहूँगा, ये इस कहानी से आपको सीख लेने की ज़रूरत है। कहानी का जो शीर्षक है, एक बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, जिसका नाम क्या है, मनीष नाम है। ठीक है, एक मनीष नाम का बच्चा है, मध्यम परिवार से बिलोंग करता है। स्कूल के दिनों में पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड होता है। 9-10 का जो स्कोर है उसका बहुत अच्छा होता है। आप ये कह सकते हो कि अबाउट 90% का बच्चा है। पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा है कि घर वालों को मनीष से बहुत उम्मीद हो जाती है कि मनीष जो है वो अपने लिए कुछ करेगा, परिवार के लिए कुछ करेगा, और वास्तव में है भी ऐसा ही। मनीष जो है पढ़ाई में इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है कि स्कूल का हर शिक्षक, प्रिंसिपल सब मनीष के बारे में यही कहते हैं कि ये बच्चा वास्तव में परिवार का नाम रोशन करेगा, ये गाँव का नाम रोशन करेगा। मनीष जैसे ही स्कूलिंग पास होता है, सीनियर पास आउट होकर के जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है। कॉलेज में जाने पर वहाँ पर जो है पढ़ाई का माहौल स्कूल के बजाय थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। मनीष स्कूल से निकलने के बाद में कॉलेज में जाने के बाद जो परिस्थितियाँ मिलती हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं पाता। बुद्धिमान था ही, और वहाँ पर जो दोस्तों की संगति थी, जो फ्रेंडशिप सर्किल बना, उस फ्रेंडशिप सर्किल ने मनीष के पढ़ाई के तरीक़ों को बदल दिया। मनीष जो है वो पढ़ाई में कम ध्यान देने लग गया और बाकी इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देने लग गया। घर वाले जब भी मनीष को कुछ बोलते थे, मनीष घर वालों पर झल्लाहट करने लगा, गुस्सा करने लगा। जो बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वही बच्चा कॉलेज के दिनों में फर्स्ट ईयर के अंदर घर वालों के विपरीत चलने लगा। घर वालों की हर बात जो उसको बुरी लगने लगी। देर रात तक जो है दोस्तों के साथ पार्टियाँ करने लगा, रात को घर पर लेट आने लगा, पढ़ाई के प्रति उदासीन सा होता जा रहा था। घर वाले हर प्रकार से मनीष को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बैठा करके रिश्तेदारों के माध्यम से हर प्रकार से मनीष को समझाया जा रहा था, लेकिन घर वालों की और दोस्त रिश्तेदारों की हर बात जो उसको बुरी लगने लगी, वह दोस्तों की बातों के अंदर ही लगा रहा। बात पहुंच गई परीक्षा तक। प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई, मनीष को कुछ पेपर बैक लगे। पेपर बैक आने पर मनीष को चिंता हुई कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हुआ। मनीष और बैक आने वाले पेपरों से अपने आप को हीन महसूस करने लग गया और घर के एक कमरे में बंद हो गया। न घर वालों से बात करता था, न दोस्तों के फ़ोन रिसीव करता था, न बाहर खेलने जाता था। जो मनीष पिछले 7-8 महीने में इतना ज़्यादा घूम रहा था, इतना ज़्यादा लोगों की बातें नहीं मान रहा था, वही मनीष रिजल्ट आने के बाद में एक कमरे में बंद हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, महीने गुजरने को आ गए। मनीष डिप्रेशन में जा रहा था लगातार। घर वालों ने हर प्रयास किया मनीष को समझाने का कि अभी भी टाइम है पढ़ाई को। मनीष के दिमाग में नहीं आ रहा था। मनीष के दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि मैं 95 का बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो रहा हूँ, ऐसा क्या है। मनीष के दिमाग में बात घर करती चली गई। बात मनीष के स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुँच गई। घर वालों ने रिक्वेस्ट की कि एक बार आप भी समझा के देख लीजिए, शायद उसके जीवन में बदलाव आ जाए, क्योंकि वो डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है। वो किसी से बात नहीं करता, उसको गुस्सा आता है, दिन भर परेशान रहता है। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, आप मनीष को मेरे पास भेजना। घर वाले मनीष को प्रिंसिपल के पास भेजते हैं। सर्दियों का टाइम था। मनीष शाम के समय सर के पास जाता है। सर मनीष को पूछते हैं कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या है, क्या सोच रखा है करियर के बारे में। सारी बातें करते हैं, लेकिन मनीष कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगा, कोई ज़्यादा उत्तर नहीं दे रहा था। सर ने सोचा कैसे समझाया जाए। सर ने मनीष को समझाने के लिए जिस सिगड़ी पर वो अलाव तप रहे थे, उसी सिगड़ी में से एक जलता हुआ कोयला निकाल करके बाहर फेंक दिया। वो कोयला कुछ समय बाद में मिट्टी में ठंडा होकर के बुझ जाता है और उसे
आने वाला ताप बंद हो जाता है। आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मनीष ने प्रिंसिपल सर से पूछा कि सर आपने तो एक कोयले को बेकार कर दिया, आपने इसको बाहर क्यों फेंका? प्रिंसिपल सर ने उसी कोयले को उठा करके वापस सिगड़ी में डाल दिया और वो कोयला वापस जलने लगा। प्रिंसिपल सर ने मनीष से पूछा, कुछ समझ में आया मनीष? मनीष ने गर्दन हिला के कहा, नहीं समझ में आया। प्रिंसिपल सर ने मनीष से कहा कि मनीष यही तुम्हारे साथ हुआ है। आप स्कूल तक, सीनियर तक आप एक जलती हुई आग थे, आप एक जलता हुआ कोयला था, आप में बहुत ताव था, आप में बहुत तप था, आप में इतना तप था कि आप आसमान के आसपास का जो एरिया है उसको प्रकाशमान कर रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे। लेकिन यही ताव जो है वो कुसंगति की वजह से, यहाँ मैंने इस कोयले को निकाल करके वायु में रखा है ना, बाहर धरती पे रखा है, आसपास की जो संगति है वहाँ और कोई जलने वाला नहीं है, इसलिए इसकी आग भी धीरे धीरे ठंडी हो गई। आप लोगों ने, मतलब मनीष ने ऐसे दोस्तों का सहारा लिया। प्रिंसिपल ने कहा कि आपने ऐसे दोस्तों का सहारा लिया है जिनमें आग नहीं थी। मेरा मतलब वो आप पढ़ाई करने वाले नहीं थे, वो आपके जैसे विचारों वाले नहीं थे, उनकी संगति अच्छी नहीं थी, इसलिए आप में जो अच्छे गुण थे वो भी धीरे धीरे क्या होते चले गए, समाप्त हो गए और आप बिल्कुल इस बेकार कोयले की तरह हो गए। अब भी टाइम है, अब भी समय है। अगर आप फिर से इस जलती हुई सिगड़ी की तरह अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे, अपनी संगति को बदलाव करोगे, तो आप भी फिर से प्रकाशमान हो पाओगे। मनीष को समझ में आ चुका था। मनीष उसी क्षण जो है प्रण लेकर के निकलता है, सर के चरण स्पर्श करके बोलता है, सर आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं 1 साल के अंदर बहुत गलत दिशा में पहुंच गया था, अब मैं वापस उसी लाइन में आऊँगा जो सीनियर में थी। और वो मनीष अच्छी तैयारी करता है और कई सालों के बाद में वही मनीष जो है सर के पास जब वापस आता है, सर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो सर की आँख उसको देख करके फतरा जाती है, क्योंकि वो मनीष देश की सिविल सेवा में था और सर को एहसास हुआ कि आखिरकार बच्चे अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप संगति अच्छी है, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की सलाह देते हैं। मैं मुकेश कुमार आपसे यही कहूँगा कि सूर्योदय और अवसर में एक ही अंतर है। सूर्योदय और अवसर जो है दोनों एक जैसे होते हैं। जो इनका फ़ायदा उठा लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इनको गंवा देता है उनको कुछ नहीं मिलता। अब आप क्या करते हो ये आप पर निर्भर है। अगली क्लास में फिर हाजिर होऊंगा मैं आपके साथ समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन लेकर के। आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहिए, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कुछ करो ऐसा अपने आप में, कुछ परिवर्तन करो ऐसा कि आपको कुछ अच्छा मिले। अगर परिवर्तन नहीं करोगे, अब तक जो करते आए हो वही करोगे, तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता है। जय हिंद, जय भारत।